आज हम पाठ पढ़ते हैं पाठ 7 वाष्पोत्सर्जन, जो जिसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपने पहले भी सुना होगा, समझा होगा, कुछ थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ये वाष्पोत्सर्जन सामान्यतः पौधों में एक ऐसी होने वाली क्रिया है जिससे पौधे का जो अतिरिक्त जल है वो वाष्प बनकर उठता है, जिससे पौधे की कई क्रियाएं इस पर निर्भर रहती है, जैसे पौधे के ताप का नियंत्रण करना, पौधे में विभिन्न पदार्थों का विभिन्न भागों में संचरण करना, रसारोहण, तो ये सारी चीजें वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे के जो भी बाह्य भाग है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो अन्य कोई भी भाग हो, चाहे शाखा हो, उस पर कुछ रंध्र पाए जाते हैं या उन भागों में उपस्थित जो रंध्र है, उन रंध्रों से जो जल होता है उसका वाष्प बनकर निकलना, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? पौधे के बाह्य भाग, चाहे वो कोई भी हो, पौधे के बाह्य भागों से जल का वाष्प के रूप में जो त्यागने की क्रिया है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन पर पौधे की कई क्रियाएं निर्भर होती है। रसारोहण है, पौधे में विभिन्न पदार्थों का, तत्वों का इनका संचरण है, जब पौधे का ताप का नियंत्रण है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पौधे में तने से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से भी होता है, शाखाओं से भी होता है, लेकिन जो अधिकतर वाष्पोत्सर्जन होता है 80 से 90% तक वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों से ही होता है, क्योंकि पत्तियां ज्यादातर जल का वाष्पोत्सर्जन करती है। अब हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सामान्यतः रंध्र छोटे तनों पर भी होते हैं, पत्तियों पर होते हैं, तने पर कम होते हैं, पत्तियों पर ज्यादा होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर ज्यादा होते हैं, उनसे जल का वाष्प बनकर ज्यादा उत्सर्जन होता है। तो सबसे पहले हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पढ़ते हैं। रंध्रीय, रंध्र का मतलब छिद्र, जो पत्तियों में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः जो पृष्ठाधारी पत्तियां जिनकी निचली सतह पर रंध्रों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। तो पृष्ठाधारी पत्तियों की जो निचली सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। और उन रंध्रों से जो जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, तो छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों द्वारा वाष्प विस्कृत होकर वातावरण में चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, जिसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पौधे के अंदर सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है 50 से लेकर 97%, 80 से 90% का 50 से लेकर 97% जो वाष्पोत्सर्जन है वो पौधे के रंध्रों या पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों द्वारा ही होता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? उपत्वचा क्या होती है? एक तो बाह्य पौधे के जो बाह्य भाग होते हैं उनके सबसे बाहरी जो सतह होती है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा जिसे कहते हैं, उस बाह्य त्वचा के ऊपर एक मोम के समान, जैसे ये बाह्य त्वचा है, इस बाह्य त्वचा के ऊपर एक मोम के समान परत पाई जाती है जिसे उपत्वचा बोलते हैं या क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल परत बोलते हैं। तो पौधे की बाह्य त्वचा के ऊपर मोम जैसी सतह पाई जाती है जिसे उपत्वचा या क्यूटिकल कहा जाता है। तो पौधे में उपत्वचा से होने वाला वाष्पोत्सर्जन है वो इसकी तुलना में कम होता है। तो जो उपत्वचा से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसे बोलते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये पौधे के जो बाह्य भाग, पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर, तने पर, इनमें ज्यादा पाई जाती है। तो ये उपत्वचा जो होती है वो जल के प्रति अपारगम्य होती है, मतलब जल को वाष्प बनकर बाहर निकलने कम देती है। क्यों? और जो मरुद्वीप पादप होते हैं ना, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ पे जल की कमी होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों पर क्यूटिकल की परत मोटी होती है, ज्यादा होती है। इसलिए अधिकांश मरुद्वीप पादप में बाह्य त्वचा उपत्वचा से जल वाष्प से लगी रहती है। इस क्रिया में कितना प्रतिशत जल का वाष्पोत्सर्जन होता है? 3 से 9%, मात्र 3 से 9%। एक तीसरा वाष्पोत्सर्जन और होता है जिसे हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ये वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधे के तनों पर पाए जाते हैं, शाखाओं पर पाए जाते हैं, वायु को बाहर निकालने के लिए। वायु का उत्सर्जन, वात मतलब वायु, तो वो वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इनमें जो वातरंध्र जो पौधे के तनों पर
पाए जाते हैं। तो इन वातरंध्रों के माध्यम से जो जल बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, उसे हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो प्राय काष्ठीय पौधे, जो काष्ठीय पौधे बड़े मोटे होते हैं जिनपे छाल पाई जाती है, काष्ठीय पौधे के तनों पर वातरंध्र पाए जाते हैं, जिनसे कुछ जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, और जो कुछ जल वाष्प बनकर उड़ता है बहुत कम मात्रा में उड़ता है, 0.1% मात्रा। तो इसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुल वाष्पोत्सर्जन का मात्रा कितना होता है? ये 0.1%, बहुत कम होता है। अतः तो हमने ये पढ़ा, इससे क्या स्पष्ट होता है कि पौधों में अधिकांश जो वाष्पोत्सर्जन होते हैं, जो पौधे की पत्तियों पर, तनों पर, शाखाओं पर जो रंध्र पाए जाते हैं, उन्हीं से होता है। तो अब हम पढ़ेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे रंध्र की संरचना, क्योंकि हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रंध्र जो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है? ऐसे तो हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि रंध्र की संरचना कैसी होती है। हमने 11वीं क्लास में पत्तियों की संरचनाओं के अनुप्रस्थ काट के बारे में, डीएस काट के बारे में हमने पढ़ा है कि पत्तियों में क्या होता है, कि कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि रंध्र की जो ऊपरी व निचली अधिचरण को बाह्य त्वचा कहते हैं। रंध्र की जो सबसे ऊपर, जैसे ये पत्ती है, इसकी ऊपरी और ये निचली, इनकी सतह की जो सबसे बाहरी सतह होती है उनको अधिचरण कहते हैं, एपिडर्मिस। अधिचरण एपिडर्मिस कहते हैं। और ऊपरी व अधिचरण पर के बीच में, ऊपरी अधिचरण और निचली अधिचरण दोनों के बीच में जो ऊतक पाया जाता है उसे हम पर्णमध्योतक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पर्णमध्योतक। इसके मध्य भाग को पर्णमध्योतक कहते हैं। और जो द्विबीजपत्री पत्तियां होती हैं, उनमें जो पर्णमध्योतक भाग है वो मृदुतक कोशिकाओं का, खंभोतक कोशिकाओं का, स्पंजी मृदुतक कोशिकाओं के रूप में विभेदित होता है। मतलब पर्णमध्योतक होता है वो स्पंजी ऊतक में और खंभ ऊतक में विभेदित होते हैं। अब ऊपरी और निचली सतह होती है, उन्हीं के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र की संरचना में क्या होता है? रंध्र की संरचना में जैसे इस प्रकार की आकृति की कोशिकाएं पाई जाती है, जो खुलती और बंद होती है। ये लचीली होती है कोशिकाएं, इन्हें हम द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं। इन द्वार कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? हरित लवक। इन्हें बोलते हैं हरित लवक। इसके अलावा इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, जीव द्रव्य भी पाए जाते हैं, या अन्य कोशिकाएं भी इसमें पाए जाते हैं। ये जैसे केंद्रक भी होता है, जीव द्रव्य भी होता है, अन्य कोशिकाएं जो भी होती हैं वो सारे इसमें उपस्थित होते हैं। हरित लवक होता है, जैसे ये हरित लवक है। और इन द्वार कोशिकाओं की ये विशेषता होती है कि इनकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो मोटी होती है, और जो बाह्य सतह है वो पतली होती है, जिसके कारण ये बाह्य सतह पतली होने से आसानी से फैल जाते हैं, आसानी से वापस सिकुड़ जाते हैं। इसे ये रंध्र खुलते और बंद होते रहते हैं। और इन द्वार कोशिकाओं के जो निकटवर्ती कोशिकाएं होती हैं, इनके जो पास की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम सहायक कोशिकाएं या गौण कोशिकाएं बोलते हैं, जिनको हम सहायक कोशिकाएं या गौण कोशिकाएं कहते हैं, जो इनके खुलने व बंद होने में इनकी सहायता करते हैं। जो भी पदार्थ खुलने के लिए आवश्यक होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं और बंद होने में इनके सहायक होते हैं। तो ये तो खुला रंध्र, ये है खुला रंध्र। बंद रंध्र बनाएंगे तो द्वार कोशिकाओं को थोड़ा सिकुड़ा हुआ दिखाना है, और ये इसकी सहायक कोशिकाएं दिखानी है। तो ये जो है ये है बंद रंध्र। तो हमने जो रंध्र की संरचना पढ़ी उसमें मुख्यतः द्वार कोशिकाएं होती है, जो खुलने बंद होने में सहायक होती है, जिनको गेट, दरवाजा, जिसको द्वार, इसीलिए इसका नाम द्वार रखा गया है। और इसके जो निकटवर्ती कोशिकाएं इन्हें सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, और द्वार कोशिका में हरित लवक
जो भी कोशिका होनी चाहिए लगभग वो सभी इसमें पादप कोशिका के अंदर जो होनी चाहिए वो सभी इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो होगी रंध्र की संरचना की बात। एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो रंध्रों की संख्या है जो पत्तियों में होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्रों की संख्या 100 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। अलग अलग पौधों की पत्तियों में अलग अलग होती है, तो 100 से लेकर 60,000 तक इनकी संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो सकती है। अब जो पत्तियों की संरचना है उसमें जो रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर संख्या के आधार पर पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है कि ये जैसे ऊपरी सतह पत्ती की, ये निचली सतह, तो इनमें रंध्रों की संख्या दोनों पर समान भी हो सकती है। ऊपरी सतह पर ज्यादा, निचली पर कम या नहीं हो सकती है, निचली पर ज्यादा या ऊपरी सतह पर नहीं हो सकती है। इस आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है जो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की होती है। तो उनमें एक प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के। सबसे पहला है अधोरंध्री। अधो का मतलब नीचे वाली सतह, अधो का मतलब होता है नीचे वाली सतह, ये ध्यान में रखना है। अधो मतलब नीचे वाली सतह। तो इसकी विशेष ऐसी पत्तियों की विशेषताएं क्या होती है, ऐसी पत्तियां जिनमें रंध्र केवल निचली सतह पर होते हैं, केवल नीचे वाली सतह पर होते हैं, वो ऊपरी सतह पर नहीं होते हैं। तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो नीचे वाली सतह से ही रंध्रों के माध्यम से होती है। ऐसी पत्तियों को अधोरंध्री पत्तियां कहते हैं। और ये किन पौधों में पाई जाती है, सेब है, शहतूत है, आड़ू है, संतरा है। इसके अलावा जितने भी द्विबीजपत्री पौधे जितने भी होते हैं, चना है, मोठ, मूंग, जितने भी द्विबीजपत्री जिनमें 2 बीजपत्री पत्र पाए जाते हैं, उन सभी पौधों में कौन सी पत्तियां पाई जाती है, अधोरंध्री पत्तियां पाई जाती है। दूसरा इसका प्रकार है उभयरंध्री। उभय का मतलब दोनों सतह, उभय का मतलब होता है दोनों। तो ऐसी पत्तियां जिनकी ऊपर वाली नीचे वाली दोनों सतह पर समान रूप से रंध्र पाए, दोनों पर रंध्र पाए जाते हैं, समान रूप से नहीं, दोनों पर रंध्र पाए जाते हैं, ऐसी पत्तियों को क्या बोलते हैं, उभयरंध्री पत्तियां कहते हैं। जैसे एक बीजपत्री इसका उदाहरण है, जैसे एक बीजपत्री जितनी भी बाजरा है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, जितने भी एक बीजपत्री पौधे हैं उन सब में उभयरंध्री पत्तियां पाई जाती है। उभयरंध्री पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। उभयरंध्री पत्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होती है असमान रंध्री और एक होती है समान रंध्री। असमान रंध्री में ध्यान में रखना है कि ऐसी पत्तियों में पत्ती की जो निचली सतह होती है उस पर रंध्र ज्यादा होते हैं, ऊपर वाले पे कम होते हैं। नीचे वाले पर ज्यादा, ऊपर वाले पर कम। ऐसी जो पत्तियां होती हैं उनको बोलते हैं असमान रंध्री। और दूसरी होती है समान रंध्री, जिनकी दोनों सतह पर समान रंध्र पाए जाते हैं, जिनमें रंध्रों की संख्या दोनों में समान होती है। तो ये हो गए इसके प्रकार। अब पत्तियों के प्रकार के बारे में पढ़े थे, तो एक ये हो गया अधोरंध्री, दूसरा उभयरंध्री, तीसरा होता है अधिरंध्री पत्तियां। अधिरंध्री पत्तियां। तो अधिरंध्री पत्तियां क्या होती है, ऐसी पत्तियां जिनके पत्ती के केवल ऊपरी जो सतह होती है, अधि का मतलब होता है ऊपर, तो केवल जो ऊपरी सतह है उस पे रंध्र पाए जाते हैं, नीचे वाले में नहीं पाए जाते। ऐसी पत्तियों को क्या बोलते हैं, अधिरंध्री पत्तियां कहते हैं। ये ज्यादातर कैसे में होता है, जो जलीय पौधे होते हैं उनमें, जो तैरने वाले जलीय पौधे होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं ज्यादातर। और इसके अलावा इसके उदाहरण जैसे कुमुदनी है, निम्फिया है, या प्लावी मतलब तैरने वाले जितने भी जलोदविद पादप है जो उस पानी की सतह पर तैरते हैं, उन सभी की पत्तियां कैसी होती है, अधिरंध्री होती है, जिनकी ऊपरी सतह पर ज्यादा रंध्र होते हैं, नीचे वाली सतह पर कम रंध्र होते हैं। तो ये हम जो पाठ 7 चल रहा है वाष्पोत्सर्जन, इसमें आज हमने रंध्र के बारे में पढ़ा। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि रंध्र की क्रियाविधि, खुलने बंद होने की जो क्रियाविधि है वो कैसे चलती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अलग अलग सिद्धांत है इसके, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके बताएंगे इस तरह से रंध्र खुलते हैं बंद होते हैं, उनमें 2-3 तरीके हैं, वो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो उनके बारे में हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे। आपको जो भी काम दिया जाता है इसको नोट्स को उतारना है, इनका अध्ययन करना है, थोड़ा थोड़ा
सारे समय। तो अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे रंध्रों की क्रियाविधि। धन्यवाद। जय हिंद।